नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास के एमसीक्यू देखने वाले हैं। बाल विकास से संबंधित नोट्स या इसका जो मुख्य बातें हैं वो हम लोगों ने देख चुका है। इसके पहले 10 एमसीक्यू देख चुके हैं। आज 11वां एमसीक्यू है। यहाँ पर दोस्तों आपको सभी एमसीक्यू का व्याख्या के साथ उत्तर मिलने वाला है। यह राइट आंसर क्यों हुआ इसके बारे में सरल तरीके से व्याख्या करके आपको बताया जाएगा, ताकि पहला प्रश्न है दोस्तों बच्चे। उसके बाद बच्चे के बारे में यहाँ पर 4 टॉपिक दिया हुआ है। इनमें से कौन सही है ये सोचना है। चलिए, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। कहता है बच्चे जो होते हैं चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, यानी बड़े लोग जिस तरह से सोचते हैं बच्चे भी उसी तरह से सोचते हैं। क्या यह सही है? रीते बर्तन के समान होते हैं, यानी बच्चे जो हैं खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जा सकता है। यह जो उनका दिमाग है ये खाली बर्तन के समान है, इसमें बड़ों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा वो भरते चला जाएगा। क्या इस तरह के बच्चे होते हैं? बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदान सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। यानी बच्चे क्या है, निष्क्रिय हैं। जैसे एक टेप रिकॉर्डर में हम जो टैप करके रख देते हैं, रिकॉर्डिंग करके रख देते हैं, वही हूबहू फिर से वह उसको स्टार्ट करेंगे तो वही निकलता है, वही बजता है, वही सुनाई देता है। उसी तरह कहता है बच्चे जो है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदान सूचना को जो क्या करता है, जो प्रदान सूचना को, जो सूचना हमने उसको दिया है, सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते, वही सूचना फिर हम लोगों को दे देता है। क्या इस तरह के बच्चे होते हैं? बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। क्या बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं? अब सोचना है दोस्तों। देखिए, इसमें से राइट आंसर ये है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं। बच्चे किस तरह के होते हैं? जिज्ञासु होते हैं। दोस्तों, जिज्ञासु होते हैं इसको देखने के लिए आप एक बच्चा के पास, जो 1 साल से 1.5 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, उसके पास एक खिलौना रख दीजिए। आप देखेंगे और उसको 1 घंटा तक उसे छोड़ दीजिए। 1 घंटे के बाद अब जब आएंगे तो देखेंगे मूर्ति का जो इसका खिलौना था, इस खिलौना का जो पार्ट खुलने लायक था उसको खोल के रख देगा और फिर उसे उसी तरह से बनाने का प्रयास करेगा, फिर उसी तरह से उसे जोड़ने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा के मन में जिज्ञासा था कि इस खिलौने के अंदर में क्या है, यह खिलौना किस तरह से बना है। आप बच्चों को लेकर मार्केट चले जाइए, देखिएगा वहां जो चीज उसको नया दिखेगा उसके बारे में आपको प्रश्न कर देगा, उसके बारे में आपको पूछ देगा कि ये क्या है, कैसे बना है। अर्थात उसके मन में जिज्ञासा आया तभी तो बच्चे जो हैं जिज्ञासु होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ये राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण है। अभिक्षमता, अधिगम शैली, प्रावर्तकता स्तर और मूल्यों का। ये किसके विभिन्नता के कारण? यहां पर हम देख रहे हैं कि सुरेश और मदन, इसका स्वभाव अलग है। यह अकेले रहना चाह रहा है
और यह समूह में अपने दोस्तों के साथ रहना चाह रहा है। दोनों का स्वभाव, आदत अलग है। क्यों? किस विभिन्नता के कारण? दोस्तों इसमें अभी क्षमता नहीं होगा, प्रावर्तकता स्तर नहीं होगा, मूल्य तो होगा ही नहीं, अधिगम शैली। दोस्तों अलग अलग लोगों का अलग अलग अधिगम शैली होता है, यानी वह बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, अलग अलग तरह से सीखने का प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे अकेले में रह करके सीखना चाहते हैं, कुछ बच्चे समूह में रह करके सीखना चाहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर 13वां प्रश्न देखिए, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूलवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, चौथा हमारे आसपास का वातावरण। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकृति से क्या अभिप्राय है। जो प्रकृति पोषण विवाद, इसमें से प्रकृति से क्या अभिप्राय है? दोस्तों प्रकृति से अभिप्राय जैविकीय विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं हैं। अब ये क्या हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जो मानवीय संस्कृति होता है, व्यवहार होता है एवं व्यक्तित्व, ये प्रकृति के द्वारा पोषित होता है, प्रकृति के द्वारा पोषित होता है। मानवीय संस्कृति जो है, व्यवहार है, व्यक्तित्व है, ये प्रकृति के द्वारा पोषित होता है या इसके द्वारा पोषण के द्वारा होता है। इसमें देखिए, ये आपका वंशानुगत या जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोन के द्वारा प्रभावित होता है। तो यही प्रकृति, ये सभी क्या हुआ, हार्मोन, वंशानुगत, ये तो प्रकृति हुआ। तो यही हुआ आपका जैविकीय विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। शैशव काल यानी शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। दोस्तों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से जो मानव का जीवन है इसको बांटा है। सेले ने शैशव काल को 1 से 5 वर्ष तक बांटा है, लेकिन यह सर्वमान्य नहीं है। जो सर्वमान्य है, यदि आपको सेले के अनुसार पूछा जाता, सेले के अनुसार शैशव काल का अवधि, तो ये इसके अनुसार हम चलते। लेकिन यहाँ पर हमको सर्वमान्य जन्म से 2 वर्ष तक को माना गया है, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अब पियाजे के अनुसार हमको प्रश्न का उत्तर देना है। पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक और पूर्व संक्रियात्मक। देखिए इसको समझ जाइए। औपचारिक संक्रियात्मक मतलब जहाँ पर औपचारिक रूप से जोड़, घटाव, गुना, भागा वगैरह बच्चे सीखने लगते हैं। मूर्त संक्रियात्मक इससे और संवेदी गतिक सबसे कम, और पूर्व संक्रियात्मक यानी संक्रिया के पूर्व। तो
जो आपका 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा होता है वह इस सब चीज़ों को, तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इस अवस्था का 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है और इसमें बच्चे भाषा का विकास करने लगते हैं। 5 वर्ष तक पूर्ण रूप से इसका विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन 7वें वर्ष के अंत तक ये सजीव निर्जीव वगैरह को समझने लगता है। तो ये पियाजे के अनुसार हुआ। 16 प्रश्न देखिए, विकास से की ओर बढ़ता है। जब भी विकास होता है तो किससे किस ओर बढ़ता है? पहला है जटिल कठिन, ये तो दोनों जटिल से कठिन ये होगा नहीं। विशिष्ट से सामान्य, सबसे पहले कठिन वाला चीज़ समझ जाएगा या विशिष्ट समझ जाएगा उसके बाद सामान्य को समझेगा, ये भी नहीं होगा। साधारण से आसान, ये भी नहीं होगा। तो चौथा होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये आपका राइट आंसर होगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है आत्मसात्करण, समायोजन, यंग केंद्रिता, अनुकूलन। दोस्तों, जिस तरह से पौधे या पशु जिस तरह के वातावरण में चले जाते हैं उस तरह के वातावरण में अपने को ढालने का प्रयास करता है, यानी उस तरह से अनुकूलित हो जाता है, उस तरह के अनुकूलन में चला जाता है। इसी तरह से मनुष्य भी अपना भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ, जिस सामाजिक वातावरण में चला गया, जिस भौतिक वातावरण में चला गया, उसके अनुसार वह भी उसके अनुसार अनुकूलित हो जाता है, यानी उसके अनुसार वह भी रहने के लिए सक्षम हो जाता है। तो इस बदलाव की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। ये आपका चौथा आंसर होगा। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, यानी जहाँ पर चिंतन होता है वैसा मानसिक संरचना है, उसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? इसके लिए स्कीमा यानी अवधारणाओं, स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रतिवयस्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे यह केंद्रित होते हैं। दोस्तों, वाइगॉत्स्की ने सबसे पहले आत्म संभाषण के बारे में लोगों को बताया, बच्चों के स्वभाव के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, यानी उन्हें क्या कार्य करना है इसके लिए बोलते हैं। 20वां प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का जो 4 अवस्था होता है, इन 4 अवस्थाओं में जो अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में
अमूर्त चिंतन होता है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।